की चोट पर मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पेगासस पर संसद में महासंग्राम के बाद अब सड़कों पर कैसे चल रही है विपक्षी दलों की महाभारत। ट्विटर के लॉक पर कांग्रेस क्यों हुई लाल? क्या राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्मों का डर्टी कोड वर्ड क्राइम ब्रांच को मिल गया है? नारी शक्ति को पीएम मोदी ने क्या तोहफा दिया? महाराष्ट्र में किस मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने आ गई हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्वारंटीन पर किसने कहा जनता डूब रही है, अब तो बाहर आइए? और पढ़ाई की टेंशन में 3.5 साल के मासूम को किसने मार डाला? ये सभी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन संसद में छिड़ा सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वो अभी भी जारी है। सरकार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आखिरी दिन राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की। केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, वी मुरलीधरन, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें झूठा बताया। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया। वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष के आचरण से संसद की गरिमा को ठेस लगी है और विपक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल और स्टाफ से अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स वो नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो प्रोसेस। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है एंड ही हैज टोल्ड दैट ऑल सेशन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है। I demand if they have little sense of responsibility and democracy, they should apologize to the country. जिस तरह की घटना, जिस तरह का अपराध, जिस तरह की उद्दंडता, जिस तरह की अराजकता इन्होंने संसद के अंदर की है, वो संसदीय इतिहास में आज तक नहीं देखी गई। उस पर शर्मिंदा होने के बजाय चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। राज्यसभा में एक दिन पहले हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कांग्रेस की 2 महिला सांसद एक मार्शल के साथ धक्का मुक्की करती नजर आती, जबकि विपक्ष ने मार्शलों पर महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया था। सरकार के रुख के विरोध में विपक्षी दलों ने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इसके पहले प्रदर्शन की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष के सभी नेता राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक के लिए पहुंचे। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि एक दिन पहले जब राज्यसभा में ओबीसी बिल पर बहस हो रही थी, तब मार्शलों ने विपक्ष के सांसदों के साथ और खास तौर से महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया। सरकार कह रही है कि इन सांसदों ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की। विपक्ष के साथ मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि संसदीय इतिहास में सांसदों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया गया। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। तो लगा कि तरह से मार्शल लाकर खड़े किए थे पूरी फौज, वो मार्शल कम थे उसमें, और बाहर से लोग ड्रेस पहनकर अंदर लाए। पाकिस्तान का जिक्र किया आपने? जी हाँ, मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, उनको बाहर छोड़ते नहीं थे अंदर। हमको चेयरमैन साहब से मिलने जाना था, रोक कर रखा था। ये अहंकार और गुरूर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को गवारा नहीं। शरद पवार जी ने जिस पीड़ा के साथ एक बात कही कि 55 वर्ष में उनके पार्लियामेंट्री करियर में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, और इस तरह के दुर्व्यवहार, उसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने को। तो हम तो आए हैं दिखाने के लिए कि लोकतंत्रता को आप बचाने की बड़ी जरूरी है।
क्योंकि ये सरकार पार्लियामेंट में बिना बहस करके बिल्स को ऐसे ऐसे पास करके जा रहे हैं। जनता के विषय, जनता के मुद्दे को सुनने के लिए नहीं तैयार है, ना चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद का पूरा सत्र पक्ष विपक्ष के आरोपों से भरा रहा। सत्र के अंतिम दौर में विपक्ष के हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। संसद में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में अड़चन आने से जनता के 2016 करोड़ रुपए पानी में चले गए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 दशक के दौरान संसद में इतना कम काम कभी नहीं हुआ। लोकसभा को 19 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से चलना था। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को भी लॉक कर दिया है। इस खबर के आने के बाद एक के बाद एक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट लॉक बताए गए। इससे ट्विटर और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई। केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी कर चुके नेताओं को जब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के लॉक होने की जानकारी मिली तो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ एक और पोस्टर आ गया। नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ बढ़ रही महिला कार्यकर्ताओं ने इसे ट्विटर और सरकार की मिलीभगत तो बताया है, साथ ही विपक्ष की आवाज बंद करने की साजिश कहा। रोज यौन शोषण की समस्या सामने आती है, दलितों की जो है बार बार आवाज बंद की जाती है। कितने लोगों को सजा हुई, और अगर इस बात को राहुल गांधी जी ट्विटर पर लिखते हैं, अगर इस बात को आईएनसी इंडिया के लीडर्स ट्विटर पर लिखते हैं, तो उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि उसके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइट ने इसकी वजह ट्विटर के नियमों का उल्लंघन बताया। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि निजी जानकारी डालने की वजह से ऐसा किया गया। एक आधिकारिक बयान में ट्विटर की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर एनसीपीसीआर ने अलर्ट किया था, क्योंकि फोटो में पीड़ित बच्ची के परिजनों की पहचान हो रही थी। इसी वजह से नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ट्विटर को चुनौती देने की वजह से उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, लेकिन इंसाफ और सच के लिए संघर्ष में उनकी राह कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के खिलाफ लॉक करने की जो कार्रवाई हुई है उस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें नाबालिग की पहचान उजागर हुई थी, ऐसे आरोप लगे थे, जो कि यौन शोषण का शिकार थी। उसके बाद ट्विटर ने इसको नियमों के खिलाफ माना, जिसके बाद पूरी की पूरी लॉक करने की कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ही इस रोक पर जंग छेड़ दी। इसके बाद तो हैशटैग मैं भी राहुल से शुरू हुई ये लड़ाई बीजेपी फियर्स राहुल गांधी तक पहुंच गई और यूथ कांग्रेस से लेकर इसके कई नेता लॉक किए गए तमाम अकाउंट्स को खोलने की मांग करते दिखे। कांग्रेस ने इसे सरकार का पाखंड तो बताया ही, साथ ही ट्विटर पर बीजेपी के संगठन की तरह काम करने का आरोप मढ़ा। ट्विटर के खिलाफ चल रही इस जंग के बीच पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के भी अकाउंट लॉक होने की खबरें आने लगी। इसमें रणदीप सुरजेवाला, मणिकम टैगोर, सुष्मिता देव, अजय माखन और बाला साहब थोरात भी बताए गए। मैं समर्थन कर रहा था राहुल जी के विचारों का, मेरा भी अकाउंट लॉक कर दिया है। ये तो चल रहा है जो वो लोकशाही के खिलाफ है। विचार स्वातंत्र्य हमारा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो विचार स्वातंत्र्य आबादित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये ट्विटर का अकाउंट हैक किया, ट्विटर का तो दोष है ही, लेकिन इसमें ज़्यादा दोष भारतीय जनता पक्ष और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वो दबाव कर रहा है ट्विटर पर कि अकाउंट लॉक करो। ट्विटर के एक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर उंगली उठाई तो बीजेपी ने इसे कानून के मुताबिक उठाया गया कदम करार दिया। हमारे देश का कानून है कि अगर कोई माइनर बच्ची है तो उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ट्विटर को लिखा और ट्विटर ने भारतीय कानून के अनुसार राहुल गांधी की उस ट्वीट, आपत्तिजनक ट्वीट पे कार्रवाई करी है। बीजेपी ट्विटर के कदम को जायज ठहराती दिखी तो कांग्रेस ने इसे डिजिटल इमरजेंसी बताया। हालांकि इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी ट्विटर में काम करने वाले विरोधी विचारधारा वाले लोगों पर उनका अकाउंट बंद करने का आरोप लगाया। किसी भी मंच पर यौन शोषण पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करना कानूनन गलत है। कांग्रेस के कुछ नेता भी इससे सहमत हैं, लेकिन ये नेता चाहते हैं कि ट्विटर अपनी नीतियों की समीक्षा करे और अकाउंट्स के अपने आप लॉक होने जैसे कड़े कदम उठाने से बचे।
वहीं पॉर्न फिल्मों के कारोबार के आरोप में जेल में बंद राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच को उनकी एक सीक्रेट व्हाट्सएप चैट मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का दावा है कि उस चैट में कुंद्रा और बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा के बीच कुछ शॉर्ट्स फिल्मों से जुड़ी हुई डील हुई थी। इसके अलावा राज कुंद्रा और शर्लीन के बीच हॉट फिल्मों की शूटिंग को लेकर कई बार व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई। क्राइम ब्रांच सूत्रों ने शर्लीन चोपड़ा के मोबाइल में आरके नाम से फीड किए गए नंबर को राज कुंद्रा का नंबर बताया है। देखिए राज कुंद्रा और शर्लीन चोपड़ा पर न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज कुंद्रा के कथित पॉर्न फिल्मों के कारोबार से जुड़ा बहुत बड़ा सुराग मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक मॉडल शर्लीन चोपड़ा ने खुद अपने और राज कुंद्रा के बीच शॉर्ट फिल्मों के नाम पर जो पॉर्न फिल्मों की डील की थी, उसकी व्हाट्सएप चैट पुलिस को सौंप दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक शर्लीन चोपड़ा ने अपने बैंक खातों की सारी जानकारी और राज कुंद्रा के साथ व्हाट्सएप चैट में हुई बातचीत का जो ब्यौरा सामने दिया है, उनमें पॉर्न फिल्मों की शूटिंग से लेकर उन्हें बेचने तक कई हैरान करने वाली बातें हुई हैं। 19 जनवरी को दोनों के बीच एक व्हाट्सएप चैट में 5 शॉर्ट फिल्मों की बातचीत का दावा किया गया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अभी तुम किस चीज पर काम कर रही हो? मैं अपनी 5 शॉर्ट फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रही हूँ। मैं ओनली फैंस के लिए भी कुछ कंटेंट तैयार कर रही हूँ। ओह अच्छा, ये 5 फिल्में तुम कहाँ पर बेचोगी? मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन वो सब कंटेंट की कीमत पर निर्भर करता है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक शर्लीन चोपड़ा से मिली चैट में आरके नाम के शख्स को राज कुंद्रा बताया गया है और चैट में कुंद्रा ने शर्लीन के कंटेंट को बेचने का ऑफर भी दिया। हाय, तुम तो गायब ही हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। क्या हम बात कर सकते हैं? लगता है तुम बिजी हो, फ्री होकर कॉल करना। तुम्हारे कंटेंट के बारे में बात करनी है। कौन सा कंटेंट? शॉर्ट फिल्म? हाँ, मेरे पास कुछ अच्छे खरीदार हैं। मुझे पैसे बताओ और कंटेंट कितनी देर का है? दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच यह जानना चाहती है कि राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड और बियॉन्ड से कब, कितनी बार और किस माध्यम के जरिए शर्लीन चोपड़ा के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, ताकि पोर्न फिल्मों के कारोबार में राज कुंद्रा और शर्लीन के बीच मनी ट्रेल को समझा जा सके। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक 2 मई 2019 को शर्लीन ने आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ चॉकलेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और 2 जून 2019 को उनके खाते में आर्म्स प्राइम मीडिया की तरफ से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्मों के कारोबार की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का दावा है कि राज कुंद्रा और शर्लीन के बीच अक्सर बातचीत होती थी, यानी व्हाट्सएप चैट में शर्लीन कहीं भी पीड़ित नजर नहीं आ रही हैं। 30 मई को शर्लीन ने अपनी एक तस्वीर आरके को व्हाट्सएप की। तस्वीर भेजने के बाद शर्लीन ने पूछा, तुम्हें मेरा क्लियोपेट्रा लुक कैसा लगा? अगर लुक्स जान ले सकते हैं तो आज तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार में आना होगा। क्राइम ब्रांच सूत्रों से न्यूज़ 18 को जो व्हाट्सएप चैट मिली है, उनमें आरके नाम का शख्स शर्लीन चोपड़ा से लाइव स्ट्रीम के लिए क्लोजअप फोटो की डिमांड करता है। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक हॉट शॉर्ट फिल्म के लिए शूटिंग कर रही हूँ। क्या तुम अपनी क्लोज तस्वीर शेयर कर सकती हो जो तुम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान प्रोफाइल पिक्चर की तरह इस्तेमाल करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ क्रिएटिव तैयार कर रहा हूँ। आरके और शर्लीन चोपड़ा के चैट पॉर्न फिल्मों से जुड़े कई राज खोलने में मददगार साबित होंगे, क्योंकि इस बातचीत में फिल्म बनाने और उसके बिजनेस की बातें भी की गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के खाते से शर्लीन चोपड़ा के खाते में कई बार पैसे ट्रांसफर होने के सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने शर्लीन चोपड़ा की बैंक डिटेल्स को उस ऑडिट टीम को सौंप दिया है जो पहले से ही राज कुंद्रा के मनी ट्रेल की फाइनेंशियल ऑडिट कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि राज कुंद्रा और शर्लीन ने मिलकर कितनी पॉर्न फिल्में बनाई और उसे कितनी कीमत में बेचा। न्यूज़ 18 को शर्लीन चोपड़ा और आरके नाम के शख्स के बीच जो चैट्स मिली हैं, वो क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने उपलब्ध कराई हैं और पुलिस सूत्रों का दावा है कि शर्लीन ने अपने फोन में राज कुंद्रा का नाम आरके नाम से फीड किया था। दोनों के बीच पॉर्न फिल्मों को शॉर्ट फिल्में बताकर की गई चैट 2019 से 2020 की है। एक और चैट में शर्लीन ने अपनी हॉट तस्वीर आरके नाम के शख्स को व्हाट्सएप पर भेजी। वाह, तुमने अपना वजन बहुत कम कर लिया है।
तुम बहुत शानदार दिख रही हो। राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा के बीच पॉर्न फिल्मों से जुड़ी चैट और दोनों के बैंक खातों को खंगालने के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पोर्नोग्राफी केस में कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले शख्स अभिजीत बोम्बले को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। मलवाड़ी थाने में एक एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले शॉर्ट फिल्मों के 2 प्रोड्यूसर और 2 डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब शर्लिन द्वारा उपलब्ध कराई गई राज कुंद्रा की चैट और दोनों के बीच शॉर्ट फिल्मों की डील में पैसे के लेन देन की जांच कर रही है। फिलहाल जिस तरह से शर्लिन ने क्राइम ब्रांच में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया है और अब राज कुंद्रा की कथित चैट पुलिस को सौंपी है, उनसे राज कुंद्रा की कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों के उफान से तबाही मची हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और चंदौली जिले में गंगा में आई बाढ़ ने कहर मचा रखा है। वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें बढ़ गईं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हालात ये हैं कि गलियों में नाव चल रही है। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ज्यादातर जगहों पर सड़कें दरिया बन गई हैं। राजस्थान के धौलपुर में पानी की तेज धार के बीच एक ट्रैक्टर बह गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। बिहार के खगड़िया में गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज पर पिछले 5 दिनों से पानी का कब्जा है और कब्जा भी ऐसा कि पूरा शहर लहरों पर तैरता हुआ दिख रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें लोगों को निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाने में लगी। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। ऐसे घर कम ही हैं जहां पानी नहीं भरा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के उफान पर आने के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। गंगा नदी वहां खतरे के निशान से तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं यमुना 1 मीटर। टोंस नदी ने तो जबरदस्त तबाही मचा रखी है। बाढ़ का पानी हर घंटे नए इलाके में घुसता जा रहा है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। हालांकि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत ही बेकार तरीके का पानी आ रहा है, मतलब उसको आप पी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको इवन यूज़ भी करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है पानी जो घर में आ रहा है। उसके अलावा बिजली का भी कनेक्शन अब इन्होंने काट दिया है, तो बिजली भी नहीं मिल रही है। तो दूसरी बिजली की समस्या है। तीसरी, हम लोगों को जाना पड़ रहा है तो पानी में डूब उसमें करके जाना पड़ रहा है। आने जाने में सामान वगैरह की भी समस्या हो रही है। ऊपर से पानी जब अंदर घुस रहा है तो कुछ बीमारियों भी होने के वो चांसेस हैं। इसी बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बाढ़ का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वाराणसी में भी गंगा गुस्से में है और घाटों से निकलकर काशी की गलियों तक पहुंच चुकी है। काशी में गंगा और वरुणा के रौद्र रूप ने लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। शहर के अहम रास्तों तक आखिरी बार गंगा नदी 8 साल पहले पहुंची थी। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। बीते 2 दिनों से काशी के अलग अलग मोहल्लों से पलायन जारी है और आने वाले दिनों में गंगा का जल स्तर और बढ़ने की आशंका है, जिससे लोग डरे हुए हैं। वाराणसी का 80 घाट पानी में डूब गया है। गंगा के बढ़े हुए पानी की वजह से घाट किनारे के घर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी ने नाव से बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सीएम योगी के साथ क्षेत्र के विधायक और सरकार के और मंत्री भी मौजूद रहे। योगी ने अधिकारियों से भी बाढ़ वाले इलाकों की रिपोर्ट ली और राहत बचाव के काम का ब्यौरा लिया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम ने बाढ़ से परेशान लोगों से बातचीत की और साथ ही जरूरतमंदों को राहत सामग्री भी बांटी। उत्तर प्रदेश के भदोही में भी नदियों का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। पूरा शहर पानी में डूबा दिखने लगा है। सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक में पानी है। ज्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका मतलब साफ है कि पानी का स्तर अभी और बढ़ने वाला है। यूपी के गाजीपुर में गंगा का जल स्तर लगातार आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, नदी के किनारे के इलाके में पानी भर गया है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खेतों में लोगों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पानी की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो वहीं कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। इस समय गंगा जी में जो बाढ़ का पानी चला है, इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं और यहाँ के जनजीवन बिल्कुल बेहाल हो गया है। आने जाने की समस्या, खाने पीने की समस्या, पशुओं के चारे की समस्या, लोगों के रहने समय की कई तरह की महामारियाँ भी फैल रही है। बहुत दिक्कत है हम लोगों का। पशु जो है गंगा जी के किनारे डेरा है, वहाँ पर घिर गई है, आने की भी सुविधा नहीं है, चारे बिना मर रही है। पूर्वांचल के साथ बिहार के कई शहरों में नदियों में आई बाढ़ से हाहाकार मचा है। गंगा पटना के साथ ही राज्य में भी खतरनाक संकेत दे रही है। इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक गंगा सभी जगहों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है। पुनपुन और सोन नदी भी पटना में लाल निशान के ऊपर बह रही और तेज रफ्तार से बढ़ रही है। बारिश के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बाया, बागमती समेत पहाड़ी नदियां कहर बरपा रही हैं। कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जबकि शहर के आसपास भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे वाले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहीं बाढ़ में डूबे इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। बिहार से बाहर भी गंगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के नदियों से सटे इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल प्रयागराज और वाराणसी का है। वाराणसी में ऐसी बाढ़ कई साल पहले देखी गई थी। काशी में गंगा की धारा तबाही मचाने निकल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान किया कि स्वयं सहायता समूह को अब 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब से पहले ऐसे समूह को लोन मिलने की सीमा 10 लाख रुपए तक थी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ये ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की। इस दौरान मोदी ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया। महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों के गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ते हुए आजीविका के लिए और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है। मिशन से जुड़ी महिलाओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की दोहरी भूमिका हो जाती है। उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता तो फैलानी ही है, साथ ही इसके विकल्प के बारे में भी सोचना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ट्रेनिंग लेकर काम कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई खास कदम उठाए हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मिशन छेड़ा और कोरोना महामारी के संकट काल में भी महिलाओं ने मास्क, सैनिटाइजर बनाए थे। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें।